हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कमोडिटी मार्केट में ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग होती है उसके पीछे लोगों की क्या साइकोलॉजी रहती है, क्या स्ट्रेटेजी रहती है। ठीक है, जिससे आप खुद को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अपने आप को देख पाए कि आप कहाँ कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप किस तरह से और क्यों ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं कमोडिटी मार्केट में। मैं बता दूं कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, उनके लिए नहीं है जो ये सब कुछ जानते हैं। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने आज तक कमोडिटी मार्केट में ऑप्शंस ट्रेड नहीं किए, ये वीडियो उनके लिए है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए ऑप्शंस जो होते हैं ट्रेडर्स, वो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की तो बात मैं करूंगा, लेकिन उसके बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। उसके बारे में बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी ऑप्शन क्या होता है, इन द मनी ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है। अगर इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑप्शंस क्या होते हैं, एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, ये सब इसके लिए दूसरी वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग होती है कमोडिटी मार्केट में, तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी रहती है लोगों की और क्या साइकोलॉजी रहती है। ठीक है, पहली बात। अब हम बात कर लेते हैं, सपोज करो हम कमोडिटी मार्केट में, जिसमें हम नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें ट्रेड करते हैं। अब इसमें सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल गैस ले लेते हैं। अब नेचुरल गैस में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड ना करें, आप ऑप्शन में ट्रेड करें। अब ऑप्शन दो तरह के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन प्राइस के, फ्यूचर के प्राइस के साथ साथ चलता है। जैसे फ्यूचर का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी क्या होगा? बढ़ेगा। फ्यूचर में प्राइस कम हो रहा है तो कॉल ऑप्शन में भी प्राइस क्या होगा? कम होगा। दूसरा, पुट ऑप्शन के बारे में अगर हम देखें, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है तो पुट ऑप्शन का प्राइस क्या होगा? कम होगा। अगर फ्यूचर में प्राइस कम हो रहा है नेचुरल गैस का, तो पुट ऑप्शन में क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। तो ये सबसे एक बेसिक चीज है कॉल ऑप्शन के बारे में और पुट ऑप्शन के बारे में। अब हमें ये देखना है कि कॉल ऑप्शन सेल कब करते हैं या बाय कब करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब तीन तरह के ट्रेडर्स होते हैं, तीन तरह की कैटेगरी होती हैं जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जिसकी लिमिटेशन होती है। एक लिमिटेशन किस चीज की? पैसे की। उसके पास सपोज करो उसे नेचुरल गैस में ट्रेड करना है, लेकिन उसके पास 1 लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए नहीं है नेचुरल गैस में ट्रेड करने के लिए। तो वो क्या करेगा? वो कॉल ऑप्शन बाय कर लेगा। और कॉल ऑप्शन उसे कितने का पड़ेगा? फ्यूचर के प्राइस से बहुत कम पड़ेगा। सपोज करो अगर हम कल की ही बात करें, अगर हम 14 अप्रैल की बात करें, ठीक है, कल प्राइस क्या था नेचुरल गैस का? जहां से स्टार्ट हुआ था 540 के आसपास समझ लो, फिर वो थोड़ा नीचे आया 10 पॉइंट और फिर वो ऊपर चला गया। अब यहाँ पे अगर किसी को फ्यूचर, अगर इसमें ट्रेड करनी है, बाय की ट्रेड लेनी है, तो अगर उसे नेचुरल गैस में ट्रेड करनी है फ्यूचर में, तो देखना जरा कितना प्राइस लगता है नेचुरल गैस में। उसे फ्यूचर का मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर में बाय करने में कितने पैसे लगते हैं? उसे लगते हैं 1,40,000 रुपये। ठीक है, अब पहली कैटेगरी वो है जिसके पास ये 1,40,000 रुपये नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो नेचुरल गैस का कॉल ऑप्शन बाय कर लेगा। कौन सा बाय करेगा? ये डिपेंड करता है, ये अलग अलग, इसमें कई सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ये डिपेंड करता है कि वो 520 का कॉल ऑप्शन बाय करे, 530 का करे, 540 का करे, 550 का करे, कोई सा भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टॉप लॉस एंड अकॉर्डिंग टू द हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टेक्निकल चार्ट कि ये प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, कितनी देर में ऊपर जा सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो अगर सपोज करो एट द मनी का ऑप्शन बाय करे, सपोज करो वो यहाँ पे बाय करता है जहाँ पे प्राइस कितना था, जहाँ पे प्राइस था 530। अब सपोज करो वो 530 का कॉल ऑप्शन बाय करता है, तो उसे देखो कितने पैसे लगेंगे। अगर 530 का मैं कॉल ऑप्शन देखता हूँ जो यहाँ पे नहीं है, तो मैं अभी एक सेकेंड, नेचुरल गैस 530 कॉल ऑप्शन,
तो अगर मैं इसे बाय करता हूं, अगर मैं कल इसे बाय करता तो कितने पैसे लगते मेरे? 33,000, 34,000 केवल। तो जो मुझे अगर फ्यूचर में मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ता, 1.5 लाख के आसपास मुझे पैसे खर्च करने पड़ते, वो मैं किस में कर सकता हूँ? वही ट्रेडिंग नेचुरल गैस में बाय की ट्रेड में किस में बना सकता हूँ? केवल 34,000 रुपीज में। तो एक कैटेगरी उन लोगों की होती है जो कॉल ऑप्शन इसलिए बाय करते हैं कि उनके पास पर्याप्त मार्जिन नहीं है, पहली बात। अब उनसे उनको फायदा होगा या लॉस होगा वो दूसरी बात है। कॉल ऑप्शन हमें तभी बाय करना चाहिए, मतलब ऑप्शन हमें तभी बाय करना चाहिए, चाहे कॉल ऑप्शन हो अगर वो प्राइस ऊपर जा रहा है, चाहे पुट ऑप्शन हो अगर प्राइस नीचे आ रहा है, तभी बाय करना चाहिए जब हमको पक्का पता है कि प्राइस एकदम से ऊपर जाएगा, प्राइस साइडवेज नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहाँ एकदम से ऊपर चला गया है, अगर हम कल का देखें 530 से 560 चला गया तो पैसे बने होंगे ऑप्शन बायर के। ये पहली कैटेगरी हो। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करती है कमोडिटी मार्केट में, कि उनके पास पैसे तो हैं, वो फ्यूचर्स खरीद तो सकते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड तो कर सकते हैं, उनके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए तो हैं, लेकिन वो अपना स्टॉप लॉस छोटा रखना चाहते, वो अपना स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखना चाहते। अब अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स में, तो आपको एक स्टॉप लॉस बनता है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखें, सपोज करो किसी ने यहाँ पे बाय की ट्रेड ली हो कल 7:45 बजे की कैंडल पे, तो यहाँ पे उसको कितना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा? ये 529 से और 537, भाई इस लेवल को क्रॉस करेगा तभी वो कोई बाय की सोचेगा। तो यहाँ पे 38 और 29 कितना हो गया? 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। 10 पॉइंट्स मतलब 12,500 रुपये। 12,500 रुपये रिस्क पे रखने पड़ेंगे उसे, जो फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है, इतना बड़ा उसका स्टॉप लॉस बैठ जाएगा। तो क्या करेगा वो मतलब उसके पास 5 लाख रुपए तो है, मतलब पर्याप्त अमाउंट तो है फ्यूचर्स लेने के लिए, लेकिन वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग ऑप्शंस को सेल करते हैं। जैसे हमें पता है पुट ऑप्शन कब बढ़ता है? जब प्राइस नीचे की तरफ जाता है तब पुट ऑप्शन बढ़ता है, लेकिन अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो पुट ऑप्शन क्या होगा? कम होगा। और सेलिंग में पैसे कब बनते हैं? सेलिंग में पैसे बनते हैं जब हमारा हमने जो स्क्रिप्ट ली है उसका प्राइस क्या हो जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास अच्छे अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या कर देगा? वो अपना स्टॉप लॉस कम कर लेगा और क्या कर लेगा? ऑप्शन सेल कर देगा। सपोज करो 530 का पुट ऑप्शन उसने सेल कर दिया। 530 का पुट ऑप्शन यहाँ पे है क्या? सपोज करो उसने थोड़ा सा, ये 530 के आसपास प्राइस था, उसने पीछे का आउट ऑफ द मनी का कर दिया। 510 का प्राइस, 510 का पुट ऑप्शन क्या कर दिया? सेल कर दिया। अब देखो, अब उस सेल करने से उसका स्टॉप लॉस कितना हो गया वो देख लो एक बार। ये देखो, ये आ गया, चार्ट खुल गया, ये 510 का पुट ऑप्शन। अब अगर उसने यहाँ 7:45 बजे की कैंडल पे सेल किया होगा, अगर उसने यहाँ पे क्रॉस करते ही सेल कर दिया होगा 14.5 के लेवल पे, तो उसे स्टॉप लॉस कितना रखना पड़ा होगा? 14.5 और 16.8, ये 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा उसका। हाँ, उसी रेशो में उसे पैसे भी कम मिलेंगे। सपोज करो ये कितना गया? 14.5 से गया 8 तक, यानी कि 6 पॉइंट उसे मिले। फ्यूचर में ट्रेड करते तो कितने मिलते? उसे करीब करीब 40 पॉइंट मिलते, वो एक अलग बात है। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो करीब करीब सेम रहा होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था फ्यूचर में, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 से कितना गया? 60 के आसपास तक गया। सपोज करो 1:2 का ही मान लो तुम। और यहाँ पे उसका देखो 510 का अगर हम पुट ऑप्शन देखें जो उसने सेल किया होगा, जिसने, उसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना मिला? 14 से 8 तक अगर गया, कितना पॉइंट हो गया? 6 पॉइंट। और रिस्क कितना था उसका? 2.5 का मान लो, तो उसे क्या हो गया? 1:2 के आसपास का ही, बल्कि उससे ज्यादा ही क्या मिल गया? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल गया। उसे पैसे तो कम मिले, लेकिन अगर उसका
व्यू गलत हो जाता, ये प्राइस ऊपर ना जाके नीचे आ जाता, अगर उसका व्यू गलत हो जाता तो उसका स्टॉप लॉस भी तो छोटा होता। तो दूसरी कैटेगरी होती है इन लोगों की जिसके पास पैसे होते हैं लेकिन वो अपना स्टॉप लॉस छोटा रखना चाहते हैं। सेकंड कैटेगरी इज दिस। एक थर्ड कैटेगरी आती है जो विरले लोग होते हैं, जो एक अलग ही कलाकार, एक कलाकार कह लो, या उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, या कुछ इसमें गैम्बलर्स भी आते हैं, जो जिनके पास पैसे तो हैं लेकिन वो उन पैसों का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं कि वो अपनी कैपिटल को बहुत जल्दी डबल ट्रिपल या 4 गुना 5 गुना कर लें। वो कॉल ऑप्शन, सपोज करो प्राइस ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन इसलिए खरीदेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्दी, मतलब वो सस्ते में आ जाएगा, कम पैसों में आ जाएगा कॉल ऑप्शन, और वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी कितनी खरीद लेंगे? 10 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट, 50 लॉट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जिसके पास मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल होती है या कुछ, मतलब इस तरह में गैम्बलर भी आते हैं, और जो जिनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है टेक्निकल चार्ट पे वो भी आते हैं। इसमें एक्सट्रीम कंडीशंस के लोग आते हैं, या तो बहुत ही ज़बरदस्त उसे चार्ट की नॉलेज होगी, वो पूरा कॉन्फिडेंट है, बड़ा रिस्क ले सकता है इसलिए वो ज़्यादा ऑप्शन बाय कर रहा है, या कोई गैम्बलर है उसके पास बहुत पैसा है, वो गैम्बलर है, वो अपना जल्दी पैसे कमाना चाहता है, वो उसका तुक्का चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। इसमें इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह की कैटेगरी होती है जो क्या करती है, जो कमोडिटी मार्केट में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करती है। साइकोलॉजी आपको पता लग गई। अब स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, देखो स्ट्रेटेजी कोई भी अगर बनेगी ना, स्ट्रेटेजी कोई भी अगर बनेगी तो वो साइकोलॉजी के साथ उसको हमें मिक्स करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम किस साइकोलॉजी में है, किस कैटेगरी में है। ये 3 कैटेगरी आपको पता लगी। अब स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले आपको टेक्निकल चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है स्ट्रेटेजी के मामले में जब आती है टेक्निकल चार्ट की नॉलेज। अब ये कौन सा सेटअप है, सपोज करो आप सेटअप फॉलो कर रहे हैं कि आप सपोज करो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं ट्रेंड लाइन के पास यानी कि सपोर्ट के पास, क्योंकि अच्छी सपोर्ट किसको मानते हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड को शो कर रही है, कोई ट्रेंड लाइन या कोई चैनल, उसके पास आएगा तभी मैं खरीदता हूँ, किसी का वो सेटअप है, वो उसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब उस स्ट्रेटेजी को यूज करके वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है साइकोलॉजी वाइज, फर्स्ट में आ रहा है जो मैंने आपको बताई, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, उस हिसाब से वो अपना जो है वो ट्रेडिंग करेगा। दूसरी सपोज करो दूसरा सेटअप किसी का ये है कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का ट्रेडर है, वो इतना पेशेंस नहीं दिखा सकता कि जिस दिन प्राइस बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट के पास आएगा वो तभी ट्रेड लेगा, नहीं, वो सपोज कर रहा है वो कल यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था और यहाँ पे उसने डब्ल्यू पैटर्न बना दिया तो यहाँ भी एक ठीक ठाक ट्रेड बन रही है तो मैं यहीं पे ट्रेड लेता हूँ, ये उसकी स्ट्रेटेजी है। अब इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो कौन सी कैटेगरी है साइकोलॉजी वाइज, जो मैंने आपको पहले 3 कैटेगरी बताई, वो उस हिसाब से ट्रेडिंग करेगा। तो स्ट्रेटेजी के लिए स्ट्रेटेजी का काम जो होता है वो उसके लिए टेक्निकल चार्ट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। वो इतना एक कोई बहुत आसान काम नहीं है, आप स्ट्रेटेजी इंडिकेटर के साथ ही बना सकते हैं। सो दिस यू हैव टू लर्न इन अ बिग वे, जिसमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा। हालांकि साइकोलॉजी जो होती है जो हम ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं वो भी, उसमें भी एक बहुत बड़ा आपको एक वर्क करना पड़ता है, एक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन टेक्निकल चार्ट समझने में भी भाई साइकोलॉजी तो तभी काम करेगी ना कुछ जब कुछ नॉलेज होगी चार्ट की भी। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो छोटा मोटा फैक्टर है, इट्स अ वेरी बिग फैक्टर। जब आपको टेक्निकल चार्ट की नॉलेज हो जाती है तब आपको पता लग जाता है कि चार्ट की लर्निंग, चार्ट की नॉलेज होने से ज़्यादा तो अपनी साइकोलॉजी को ट्रेन करना पड़ता है जब पैसे बनते हैं, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस किस तरह की, कितनी तरह के लोग हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में लोग क्या सोचते हैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हुए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।